जय हिंद बच्चों, मैं प्रकाश सैनी मैथ तथा शिक्षण पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, इसका पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप मैथ तथा शिक्षण के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला आपको घंटा दिखाई दे रहा है बच्चों, उसे अवश्य प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। साथ में अपने दोस्तों तक भी इस क्लास को पहुंचाना, ताकि अभी आपकी परीक्षा चल रही है तो वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। तो चलो बच्चों, आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन का जो पहला भाग है, ये तो पहला पार्ट है इसका, तो ध्यान से देखना है, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में कम से कम भी कितने क्वेश्चन होंगे, लगभग 12-13 क्वेश्चन है। तो 12 ये पहले क्वेश्चन में 12-13 क्वेश्चन है, तो वो सारे हम करेंगे एक एक करके, है ना। तो इस पहले क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा, दो तार 12 मीटर 16 मीटर लंबे हैं। तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी आपको कहा जाए कि जब आपके पास कोई तार है, उसको दो बराबर टुकड़ों में तोड़ना है, तो उसकी अधिकतम जब लंबाई पूछी जाए, अधिकतम का नाम आता है, तो बच्चों याद रखना, इसमें एचसीएफ पूछा आपको। क्या पूछा है? अधिकतम का मतलब होता है आपसे एचसीएफ पूछा, मतलब एचसीएफ निकालना है। तो इसका मतलब आपको किसका निकालना है? आपको ऑप्शन दे रखा है 48 मीटर होगा, 6 मीटर होगा, 12 मीटर या 4 मीटर होगा। तो आपको क्या दिया गया? दो तार दिए गए, एक तो दिया गया 12 मीटर और एक दिया गया 16 मीटर। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो, वहां से हम आसानी से निकाल देंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करो, कितना आएगा? 12 में 2 का भाग लगाओ 6 बार जाएगा, 2 का भाग लगाओ 6 में 3 बार जाएगा, फिर 3 का ही जाएगा 1 बार। ऐसे ही आपको क्या लगाना है? 16 में लगाना है। 16 में 2 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाता है? 8 बार। 2 का भाग लगाओ 8 में तो जाएगा 4 बार, 4 का लगाओगे ये कितनी बार? 2 बार, और 2 का लगाओगे कितनी बार? 1 बार। तो आपके पास 12 का क्या है अभाज्य गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुणा 3। और 16 का क्या है आपके पास? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको एचसीएफ निकालना है, तो आपको याद रखना है, इनमें से कॉमन संख्या लेनी है। क्या लेनी है? कॉमन संख्या। तो देखो, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो इसको ले लीजिए। अब जिसको आपने लिया ना कॉमन, तो दोनों कॉमन, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दूसरा ये भी 2 ले लीजिए, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखो, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब आप नहीं ले सकते हम। इसमें 2 है तो इसमें नहीं है, तो आपका क्या आ गया? 4 मीटर। तो जो तार की जो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई कितनी होगी बच्चों? 4 मीटर होगी। अब देख लो आपका ऑप्शन कौन सा? 4 मीटर। तो आपका आएगा द। तो यही आपका क्या है? उत्तर है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत है इसमें? जब भी आपसे अधिकतम पूछेगा तो क्या निकालना है? एचसीएफ। और आपसे न्यूनतम पूछता है, क्या पूछता है बच्चों? न्यूनतम। तो आपको उसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसका अगला भाग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो ध्यान से देखना आपको। यदि P और Q एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक है, तो P प्लस Q का मान ज्ञात कीजिए। आपको बताना P प्लस Q का मान इनमें से कौन सा होगा, ये वाला, या तो ऑप्शन ए होगा, या ब से या द होगा। तो देखो, पहले तो बच्चों आप जानते हो अच्छे से कि हमारे पास जो द्विघात होता है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का आप जानते हो। क्या होता है इसके शून्य के? अल्फा और क्या होता है? बीटा। ठीक है, ये दोनों शून्य होते हैं। अब देखो, इसने अल्फा के स्थान पे आपको पी दे दिया है, बीटा के स्थान पे क्या दे दिया? क्यू दे दिया है। तो आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले आपको प्लस वाला पूछा, तो आपको जानते हो कि शून्य को का योगफल, शून्य को का योगफल, तो क्या होता है बच्चों? माइनस बी बटा ए। योगफल मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बोला? माइनस बी बटा ए। लेकिन क्वेश्चन में तो यह बोला है कि अल्फा का मान तो आपके पास पी है और बीटा का मान आपके पास क्या है? क्यू है। तो अल्फा के स्थान पे पी रखोगे, बीटा के स्थान पे क्यू रखोगे, तो आपके पास माइनस बी बटा ए। यही तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, यही तो उत्तर पूछा गया है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो आपको ऑप्शन कौन आएगा? ब। माइनस बी बटा ए कौन से ऑप्शन में है? बी में है। तो इस तरह आपको परीक्षा में बताना है। ऑप्शन वाला आता तो आपको दिखाना थोड़ी है, आपको डायरेक्ट बस देखना कि कौन सा ऑप्शन है, बस उसी का टिक लगाना। लेकिन हल तो आपको करना ही पड़ेगा, ये तो पता होना चाहिए आपको। तो ये वाला आपका उत्तर हुआ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास क्या लिखा है? 6 4 3 6 4 3 6 6 4 6 5 तथा अक्ष का भौलक बताना। यहाँ पे आपको भौलक बताना अक्ष का। तो बच्चों आपको क्या होता है? जो अधिकतम बारंबार तो होती है हमारी, भौलक क्या होता है?
जो भी हमें अवर्गीकृत अंतराल में बहुलक हमारी क्या होती है, जो अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, यहां मैंने बहुलक लिखा नहीं है तो मैं यहां लिख भी देता हूं। जैसे ऑप्शन आपके पास ए है सिर्फ 5, ऑप्शन ब है आपके पास क्या है 4 तथा 6, 6 दोनों, ऑप्शन से बच्चों आपके पास क्या है 3 तथा 6 दोनों, या आपके पास द वाला ऑप्शन है, क्या है द का ऑप्शन 3, 4 तथा 6। अब इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन है। तो जो जो अधिकतम बारंबारता है आएगी वो हमारा क्या होगा बहुलक। तो कहने का अर्थ हुआ जो संख्या अधिकतम बार आएगी वो हमारा क्या आएगी बहुलक होगा। तो सबसे पहले आप इसको लिख लो, क्रम वाइज लिखो, 3, 3, 3 तो दो बारी है, उसके बाद में 3 के बाद में कौन है 4, 4, 4, 4 3 बार है, फिर कौन है हमारे पास 5, तो 5 तो एक ही बार है, उसके बाद में 6, 6, 6, 6। अब देख लो कौन सी संख्या ज्यादा बार आ रही है, तो यहां देखोगे आप 4 भी कितनी बार आ रहा है 3 बार, और 6 भी कितनी बार आ रहा है 3 बार। तो आपका बहुलक क्या होगा बच्चों, यहाँ अक्ष का मान मतलब अक्ष का बहुलक क्या होगा, अक्ष का बहुलक, तो बच्चों आपको होगा 4 और 6 दोनों, 4 और 6 क्या होंगे दोनों होंगे। तो ये वाला ऑप्शन देख लो आपका कौन सा है, तो ऑप्शन आएगा ब। इसलिए हल करना है। बहुलक वो होता है जब भी आपको अवर्गीकृत अंतराल में दे रखा है या वर्गीकृत में हम सबसे अधिक बारंबारता वाला देखते हैं कौन है, वो हमारा क्या होता है बहुलक होता है। अब अवर्गीकृत अंतराल में आप देखोगे जो संख्या ज्यादा बार रिपीट हो रही है वो हमारा क्या होगा बहुलक। कभी बहुलक एक से ज्यादा भी एक से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। एक से कम तो क्या होगा, एक तो होगा ही बहुलक, एक से कम तो होगा नहीं, लेकिन एक से ज्यादा हो सकता है बहुलक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है, यदि किसी संख्या में इकाई का अंक a है तथा दहाई का अंक क्या है b है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो आपको इकाई का अंक तो क्या दिया गया है a है और दहाई का अंक क्या आपके पास b है, तो वो संख्या बतानी क्या होगा। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को समझने पहले से आपको मैं बेसिक बताता हूं, आप उसके बाद में आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखो आपके पास कोई संख्या, जैसे मैं ले लेता हूं 42 है, कोई भी ले लो कोई दिक्कत नहीं, 42 है, ये संख्या बनती कैसे बच्चों, 40 प्लस 2 ऐसे लिखे तभी तो ये कितना होता 42 होता। क्या आप ऐसे लिख सकते हो 4 गुणा 10 प्लस 2, तो भी तो आपके पास कितना आएगा 42, तो भी तो आपके पास कितना आएगा 42। एक बार देखो ये पहला तो क्या है, ये संख्या है, ये वाला ए मान लेते हैं। देखो इस तरह ये तो ए हो गया हमारा और ये हमारे पास क्या हो गया बी, ये तो हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या हो गया बी। जरा ए के स्थान पे ए का मान रखे बी के स्थान पे, तो यहां रखोगे बी गुणा 10 और 2 के स्थान पे क्या रखोगे ए, तो आपके पास क्या बना ये 10b प्लस के a। तो क्या इस रूप का बना कि नहीं बना, ये संख्या बनी। मतलब जब भी ये संख्या इस रूप की होती है, आपको किसी भी संख्या को बनाने के लिए आपको इस रूप का चाहिए, वो इस रूप का होगा तो वो संख्या क्या होगी आसानी से बन जाएगी। तो अब देख लो मैंने आपको कैसे समझाया, इसका मतलब इकाई का मतलब क्या होता है बच्चों 1 होता है और दहाई का मतलब कितना होता है 10 होता है। क्या होता है दहाई का मतलब 10। तो यहां से देखो आप इस संख्या को लिखना चाहोगे तो क्या आएगा 10b प्लस के a। कैसी संख्या होगी 10a प्लस b, 10b प्लस a होगा। तो ये मैंने आपको समझाया बेसिक कि इस तरह ये संख्या बनती है, तो हमने इस तरह लिखा। तो अब आप ऑप्शन देख लो, आपको 10b प्लस a क्या, 10b प्लस a कौन सा ऑप्शन हमारा ब, तो आपका उत्तर कौन सा होगा ब। आपको बेसिक समझ में आ गया ना। ऐसा आपको क्वेश्चन भी है पर्सनली में, तो अगर ये संख्या बनानी आ गई तो वो क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 5 का, क्या लिखा है, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं अंतिम पद क्रम से 1 तथा 11 है, यदि इसके पदों का योगफल 36 है तो इसके पदों की संख्या होगी। पदों की संख्या का मतलब बच्चों आपको n का मान पूछा गया। प्रथम पद का मतलब आपको a का मान तो कितना दे रखा बच्चों 1, अंतिम पद का मतलब आपको an का मान कितना दे रखा 11, योगफल है मतलब इनके पदों का योगफल दे रखा, इसका मतलब आपको SN दे रखा कितना बच्चों 36। आपसे किसका मान पूछा गया है एन का, एन का मान ज्ञात करना है। तो आप सीधा सा जानते हो कि इसका सूत्र होता है, तो हम लिखेंगे एपी के एन पदों का योगफल। आप जानते हो
कौन सा सूत्र होता है? जब हमारे पास an हो, a हो, तो हमारे पास और Sn का मान हो, तो कौन सा सूत्र लगा सकते हैं हम? छोटा वाला सूत्र जिसे बोलते हैं Sn बराबर n बटे 2, सॉरी, a प्लस an। ये सूत्र आप जानते हो। Sn का मान आपके पास कितना? 36 बटे n का मान तो निकालना है, a का मान कितना? 1 है, और an का मान कितना है? 11। तो यहां से आएगा 36 बराबर n बटे 2 गुणा 1 प्लस 11 कितना हो गया? 12। 12 से काटे 2 को तो ये कितने बगैर 6। तो आपके पास आ गया 6n बराबर 36। ये देखो गुणा में इधर किस में जाएगा? भाग में। तो n बराबर 36 बटे 6, तो कितना हो जाएगा? 6 6 36। तो n का मान आपके पास कितना आ गया? 6। तो पदों की संख्या आपके पास कितनी रहेगी? 6। तो यह भी ऑप्शन कौन आएगा आपका? बी। कौन सा ऑप्शन होगा? बी। तो कोई दिक्कत है आपको? तो इस तरह आपको निकालना है। जैसे जब भी आपको क्वेश्चन दे रखा तो इस तरह लिखना आपको कि क्या पूछा गया आपको, उसके बाद में सूत्र लगाना है, फिर उत्तर तो आसानी से आ जाएगा। बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आपको निकालना है क्या। ठीक है, इसका भी इसमें शॉर्ट लीजिए, फिर अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है? त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज डी ई एफ में कोण डी बराबर है कोण क्यू के और कोण आर बराबर है कोण ई के, तो निम्न में से कौन कथन मतलब सत्य है? इनमें से कौन सा सत्य है आपको ये बताना है। तो देखो इसने क्या बोला कि जो कोण डी है, ये वाला कोण डी किसके बराबर है? कोण क्यू के। इसके बाद में कोण आर है, वो बराबर है ये वाला कोण आर किसके बराबर? कोण ई के। तो बाकी कोण कौन बचा? पी। तो कोण पी बराबर को हो जाएगा किसके? कोण किसके? एफ के। अब यहां से आप देखिए, जैसे आपको अब इसका मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर होगी क्या? जब एक बात याद रखना बच्चों, जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है? बराबर होता है। और वो त्रिभुज भी क्या होते हैं? समरूप होते हैं बच्चों। जब दो त्रिभुज समरूप मतलब इनकी भुजाओं का अनुपात बताना हमें, इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप होने चाहिए। तो आप लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज किसके? डी ई एफ के। अब ये समरूप है, इसका मतलब इसने पहले बोला कि कोण डी बराबर किसके है? कोण क्यू के, और कोण आर बराबर है कोण ई के। इसका मतलब ये कौन सा हो गया? कोण, जब दो कोण बराबर है इसका मतलब त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। कौन से? कोण कोण समरूपता से, कौन कौन समरूपता से कह सकते हो ना आप, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब इस ये भुजा किसके बराबर होगी? इसके। तो आप लिख सकते हो, या देखो सभी इस त्रिभुज से पहली भुजा इस वाले से ले रखी है, तो यहां से लिख सको डी एफ। क्या लिखोगे? डी एफ बराबर किसके है? पी क्यू की। ठीक है, उसके बाद में इसने क्या बोला है? ये वाली भुजा इसके है, मतलब यहां से आप लोगे ई एफ। आपने ई एफ लिया तो इसका मतलब ये कौन सा आएगा? आर पी। इसके बाद में कौन है? यहां से डीई बराबर डीई, ये वाली भुजा है बराबर इसके इसके अनुपात के, तो क्यू आर। अब देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो यहां से आप देखो ये वाला डी एफ, ये तो नहीं है डी एफ, डी एफ है पी क्यू है। इसके बाद ई एफ है आर पी है, ये आर पी यू आर है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। उसके बाद में देखो डी एफ पी क्यू ई एफ और आर पी, देखिए जरा यहां से क्या आ रहा है आपके पास? डी एफ, तो डी एफ है, फिर दूसरा क्या हमारे? पी क्यू, फिर क्या है? पी क्यू भी है, ई एफ भी है, फिर क्या है? आर पी भी है। तो इसका मतलब देखो बच्चों, ये वाला मिल गया क्या? ये वाला भाग है पूरा सेम टू सेम। दूसरा आगे भी मिल रहा है क्या? ई एफ आर पी डी आर क्यू। देखो ये वाला भी अगले पोर्शन के साथ मिल रहा है, इस साथ के साथ, इसके साथ मिल रहा है क्या? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसका मतलब आपका ऑप्शन ये वाला होगा पहला, क्योंकि जो पहला जो हमारा मिल रहा है वही आपका ऑप्शन होगा ये पहला। ठीक है, अब दूसरा तो नहीं होगा क्योंकि दूसरा वाला भी समान आ रहा है, ये तो सही है, लेकिन या तो ये ऑप्शन गलत है या फिर त्रिभुज तो बिल्कुल सही है। देखो इस त्रिभुज में कोई मिस्टेक नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन में कोई गलती है, बाकी आपका ऑप्शन कौन होगा? ब। तो यही आपका उत्तर होगा। बस इस तरह आपको मिला के इस तरह अनुपात लेना है, जो भी आपको अनुपात मिल रहा है वही आपका उत्तर होगा। तो कोई दिक्कत है आपको? इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है? बिंदु माइनस एक्स माइनस वाई के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। पहले बात तो आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक है, तो आप पहले क्या लिखोगे कि जो मूल बिंदु है क्या होता है? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों? निर्देशांक 0 0। इसका मतलब 0 0 होते हैं। अब देख लो हमारे पास कोई बिंदु एक तो हो गया ए और एक ले लो बी, तो ये तो है 0 0 मूल बिंदु हो गया। ये वाले हमारे पास क्या? माइनस एक्स और माइनस के वाई है।
तो इन दोनों के बीच की क्या बतानी है, आपको दूरी बतानी है। तो दूरी निकाल दो। दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी का सूत्र आप जानते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से दूरी का सूत्र लगा दीजिए। तो ये वाला x1 है, ये वाला y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये y2 हो गया। तो यहां से आप रखिए मान x1 का मान, x2 का मान कितना आपके पास माइनस के x है और x1 का मान क्या है 0। तो 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान माइनस y, y2 का मान माइनस के y और y1 का मान क्या है 0। तो आप जानते हो कि जीरो में से अगर x में से 0 घटाओगे तो क्या बचेगा, x ही बचेगा, और यहाँ y में 0 घटाओगे तो y बचेगा। अब देखो जब भी किसी माइनस की संख्या का हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा प्लस हो जाती है। क्या हो जाती है, प्लस। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x का स्क्वायर और यहाँ लिख सकते हो y का स्क्वायर। तो देख लो आपका कौन सा उत्तर है, तो आपका उत्तर कौन सा होगा, द। इस तरह आपको निकालना। तो आपको याद रखना कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका दूसरा जो नीचे वाला वो भी हम कर लेते हैं। चलो तो ये नीचे वाला क्वेश्चन देखिए आप, कौन सा है, 8 नंबर का। क्या लिखा है, 2 कोसेक 30 और सेक 30 का मान होगा, वो बताना कि इसका मान क्या होगा। तो पहले बच्चे आपको बताना 2 गुणा सेक 30 का मान क्या होता है। मतलब आपको कोसेक 30 का मान निकालना, तो आपको सीधा किस पे जाना, कोस पे। मतलब कोसेक 30 का मतलब साइन पे। किसका, कोसेक 30 का उल्टा होता है साइन का। तो साइन पे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो कोसेक का कितना हो जाएगा आपके पास 2। ठीक है, गुणा। अब इसके बाद में सेक 30 किसका मान होता है भाई, सेक 30 का मतलब कोस 30 पे जाओ। कोस 30 का मान क्या होता है बच्चों, √3/2। तो इसका मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, सेक 30 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2/√3। अब देख लो इसके नीचे एक लगा दो। अब देखो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8, और नीचे एक को √3 से गुणा करोगे तो 3। तो कितना आ गया 8√3। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, द। देखो बच्चों एक बात याद रखना, आपको सारणी याद भी नहीं है तो आपको साइन और कोस के मान तो याद होने चाहिए, बाकी आपको पूरी सारणी अपने आप याद हो जाएगी। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको निकालना कैसे। बस आपको याद रखना, अगर कोसेक 30 का मान चाहिए तो आपको किस पे जाना है, साइन पे। साइन 30 का मान का उल्टा कर देगा, वो किसका मान होता है, कोस 30 का मान, कोसेक 30 का मान होता है। और सेक का 30 का मान निकालना है, इसका मतलब कोसेक 30 पे जाना है। कोसेक 30 का मान का उल्टा कर दो, वो किसका हो जाएगा, सेक 30 का मान। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 9। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। तो देखिए बच्चों पहले हम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये तो क्या एक वृक्ष है और ये इसकी क्या होगी, छाया। बच्चों क्या है, छाया। ठीक है, तो इसको मिला देते हैं। आपसे पूछा उन्नयन कोण। अब वृक्ष छाया है, यहाँ से ऊपर के, नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे तो ही तो कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। आपको ये उन्नयन कोण पूछा है तो मैं नाम दे देता हूं, जैसे ए, बी और सी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो उसकी सूर्य का उन्नयन कोण होता है। इसकी छाया, वृक्ष की ऊंचाई, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, x मीटर है। कितनी बच्चे है, h मीटर है। तो इसकी ऊंचाई की कितनी है, ये छाया, वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुनी है। इसका मतलब ये कितनी हो जाएगी, h/√3 मीटर। मतलब समझिए बच्चों, इसकी ऊंचाई है, उसका कितना है, ये ऊंचाई का 1/√3 गुनी है। तो ये इतना ही तो बनेगी, ये वाली तो बनेगी, है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला हो गया। अब आपको क्या पूछना है, इसका क्या पूछा है, उन्नयन कोण। तो ये बच्चों ये देखो लंब होता है, लंब के सामने वाला क्या होता है, कर्ण। तो लंब बटे आधार किसका होता है, टेन का। तो आपको क्या लगाना है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान तो आपको निकालना है। लंब कितना आपके पास h और आधार कितना आपके पास h/√3। अब देखो ये वाला तो चला जाएगा ऊपर और ये रहेगा नीचे, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर √3 गुणा h बटे में h। तो h कट गया, तो यहां से आएगा टेन थीटा बराबर √3। और √3 किसका मान होता है टेन में, तो बच्चों ये होता है टेन 60 का मान। कितना होता है, टेन 60 का मान। टेन से टेन कट गया तो थीटा का मान आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री। इसका मतलब आपका जो उन्नयन कोण है बच्चों वो कितना हो गया, 60 डिग्री। इस तरह आपको दिखाना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। बस अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो आसानी से आप कर सकते हो। इसमें बोला है इस वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई से कितना है, 1/√3 गुना। वृक्ष की छाया मान ली हमने x मीटर है, सॉरी h मीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी, h/√3 मीटर हो जाएगी। जो गुना है हमने देखो इस तरह किया तो ये वाला हमारे पास उत्तर आ गया। तो इस तरह का आपको सूत्र लगाना है। मतलब टेन आपको पता है लंब बटा आधार किसका होता है, टेन का। तो टेन का लगा के आप आसानी से निकाल सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, यदि अक्षाई वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतराल के मध्य
बिंदु है एफ आई इनकी संगत वारंवारता है तथा अक्ष बार माध्य है, तो आपको सिग्मा एफ आई अक्स आई माइनस क्या है एक्स बार बराबर होगा। आपको इसका मान बताना कि इसका मान क्या होगा। मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, वो मैं लिख देता हूं कि क्या शून्य शून्य होगा। ऑप्शन बी है कितना होगा -1 होगा। ऑप्शन से है आपका क्या होगा 1 होगा। और ऑप्शन ड है आपका क्या होगा 2 होगा। ये बताना है। देखो इसका मान आपको पूछा गया, इसके मान क्या होगा सिग्मा। ये मैंने आपको पिछले मॉडल पेपर में भी आपको बताया बच्चों मैंने, ठीक है ऐसे। तो इसका मान बताना कि आपको पास क्या होगा। तो ये क्या है सिग्मा, तो आप लिख सकते हो सिग्मा एफ आई अक्स आई, ठीक है, अंदर आएगा सिग्मा अक्स आई। तो आप बच्चों क्या जानते हो माध्य का सूत्र जानते हो आप, एक्स बार बराबर क्या होता है सिग्मा एफ आई अक्स आई बटे में क्या होता है एन, ठीक है। अब इसके नीचे देखो ये माध्य का सूत्र होता है, तो इसके नीचे वजह गुण करेंगे तो ये होगा एक्स एन एक्स बार क्या, देखो सॉरी एक बार लिख दो इसे, एक्स एन बार बराबर क्या होगा सिग्मा एफ आई और अक्स आई। दूसरी बात आप जानते हो बच्चों, जब भी ऐसा होता है सिग्मा एफ बार तो आपको इसको लिख सकते हो 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट प्लस, देखो क्या होता है एन एक्स बार, क्या लिखते हैं अंतिम पद क्या हो गया एक्स बार तो है, इसका अंतिम पद क्या हो गया हमारा एन एक्स बार होता है। इसको हम योगफल को इस तरह लिखते हैं, ये सिग्मा किसका है योगफल का। तो इसके स्थान पे आप क्या लिखते हो सिग्मा एक्स आई की जगह क्या लिख सकते हो एन एक्स बार, ठीक है। तो यहां से आप रख दो, यहाँ पे इसका मान तो आपके पास कितना है एन एक्स बार और इसका मान भी कितना आपके पास -एक्स बार हो गया। अब दोनों सेम है तो ये कट गए, तो आपका उत्तर कितना आ गया 0। कितना आ गया 0। वैसे आपको ये याद रखना है कि माध्य का सूत्र ये वाला है और इसका हम लिखते हैं इस तरह क्योंकि योगफल है। तो एक्स बार मतलब 1 + 2 + 3 डॉट डॉट क्या है सिग्मा एफ एंड एक्स बार हो जाएगा, ये इसका होता है, ठीक है। तो यहां से हमने मान रखा है क्या हो गया 0। तो 0 कौन सा है ए, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा ए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अगला करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 11। यदि सर्वांगसम वर्तों में 2 चाप बराबर होते हैं तो उनकी संगत जीवाएं क्या होती हैं, ये बताना हमें। जब भी किसी वर्तों की जो संगत क्या होती है बच्चों, संगत चाप जब बराबर होती है तो उनकी जीवाएं भी क्या होती है बच्चों समान होती है। क्या होती है समान होती है, मतलब समान बराबर होंगी या मतलब समान होंगी। जब भी किसी आपको ध्यान से किसी सर्वांगसम वर्तों में से 2 चाप अगर बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं याद रखना क्या होंगी बच्चों समान होंगी, ठीक है, क्या रहेंगी समान होंगी। अब अगला देखिए इस वाला, 2 गोलों की त्रिज्या क्रमशः R1 तथा R2R है तो उनकी आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। आपके पास 2 गोले दिए गए हैं, उनकी त्रिज्या दी गई R और 2R, तो उनके आयतनों का क्या निकालना को अनुपात निकालना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है प्रथम, क्या लिखना है या ऐसे लिख दो पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन, ठीक है, बटे में कितना आएगा दूसरे गोले का आयतन, दूसरे गोले का आयतन, ठीक है बच्चों। अब देखो पहले गोले का आयतन क्या होता था 4/3 पाई R1² मान लो, इसकी त्रिज्या R1 मान लेंगे, ठीक है, नहीं तो कट जाएगा ये, तो ऐसे नहीं रखना। इसका मतलब इसको 4/3 पाई R2²। देखो बच्चों ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो हमको ज्यादा लंबा करना नहीं है। देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया क्या, ये बच गया R1 का स्क्वायर प्लस सॉरी क्यूब रहेगा ये, क्योंकि आयतन में क्या लगती है क्यूब लगती है R2 की क्यूब। तो देखो यहां से R1 का मान कितना R ही है, तो R की क्यूब क्या होगी क्यूब और 2R की क्यूब 2R को क्यूब, तो यहां से कितना आएगा R की क्यूब कितना R की क्यूब और 2R 2 का क्यूब कितना 8 और R की क्यूब क्या होगी R की क्यूब ही होगी। R का क्यूब करोगे तो R की क्यूब होगी, R के क्यूब से R की क्यूब कट गया तो कितना आ गया 1/8, तो आपका अनुपात कितना आ गया 1:8। अब ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन में लिख देता हूं ए का तो आपको क्या है आपका है 1:2, ब का आपके पास कितना है 1:4, श का आपके पास कितना है 1:1 और द का आपके पास 1:8, कितना 1:8। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है आपका, कौन सा आ गया 1:8, तो कौन सा आएगा द। तो जो बच्चों क्वेश्चन हल करने वाला होगा ना तो वो आपको मैं जरूर हल करवाऊंगा, ठीक है। बाकी आपको ऑप्शन में टिक लगाना है। देखो ये हल करने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये 1 नंबर में वैसे भी पूछ सकता है, तो जब ऑप्शन वाला नहीं होगा तो आपको इस तरह हल करके बताना है, ठीक है। तो आपको जब 2 गोले तो आप पहले गोले मान लेना, दूसरा त्रिज्या भी R1 R2 मान लेना, ठीक है। तो आपको यहां से आप लिख भी सकते हो कि R1 बराबर क्या R और R2 बराबर आपके पास कितनी है 2R,
ठीक है। अगर एक नंबर में वैसे आ जाए तो मान लो क्या, माना दोनों गोलों की त्रिज्या क्या R1 और R2 है, जिनका मान आपको बराबर में दे रखा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 13 और 14 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां से अब देख रहे हैं क्या, यदि वर्ग के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का कितना है, 1/12 भाग है, तो त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात करना है। तो आपको क्या देखो, सबसे इसने क्या बोला कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, क्या बोला बच्चों, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है, वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल। जब भी आप दुगुना तिगुना बोलता है या कोई बोलता है ना बच्चों, इसका 1/12 भाग है, 1/4 भाग है, तो आप दोनों को बराबर करना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर किसके, वर्ग के क्षेत्र, सीधे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल किसके बराबर, वर्ग का क्षेत्र। त्रिज्याखंड का क्षेत्र वर्ग के क्षेत्रफल कितना है बच्चों, 1/12 भाग है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल कौन सा भाग है, 1/12 भाग है। तो मैंने 1/12 से गुणा कर दिया। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणा 1/12। देखो ये सेम है, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से बचा थीटा बटे 360 बराबर 1/12। वजह गुण कर लो, ये इसके पास ये वाला इसके, तो ये हो गया 12 थीटा बराबर 360। तो यहां से थीटा बराबर होगा 360 बटे में 12, तो 12 3 36। तो थीटा का मान कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। कितना आ गया, 30 डिग्री। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन 30 डिग्री वाला, तो बै इस तरह आपको करना है। अगला वाला कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। याद रखना बच्चों, निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है, मतलब होने की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, एक। कितनी होती है, एक। तो यह आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। समांतर श्रेणी में यदि 12 पद 29 है और डी का मान 3 है, तो आपको ए का मान ज्ञात करना है, मतलब आपको प्रथम पद बताना है। इसने बोला कि जो 12 पद है वो आपके पास कितना बच्चों, 29 है, और डी का मान आपके पास कितना, 12 पद क्या होता है बच्चों, ए प्लस 11 डी बराबर क्या हो गया, 29। ये 12 पद होता है। डी का मान आपके पास है तो यहाँ रख दो, ए प्लस 11 गुणा 3 बराबर 29। तो ये कितना हो गया, ए बराबर कितना हो जाएगा, 11 3 33, सॉरी, प्लस 11 3 33 बराबर 29। उधर भेजो इसको, 33 को, तो 29 माइनस 33 कितना आएगा, 33। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 29 30, ये कितना आएगा, माइनस के 4। कितना आएगा, माइनस के 4। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ब। देखो 12 पद है, इसको 12 पद को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस 11 डी बराबर 29। तो यहाँ पे डी का मान आपको देगा, डी का मान मैंने रख दिया 33, 33 को उधर भेजा तो ये प्लस का इधर माइनस में गया, तो ये प्लस का 29 है, माइनस के 33 किससे बचे, माइनस के 4। यही आपका ऑप्शन है। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला दो का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, मॉडल पेपर क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 7 4 1 माइनस 2 का 22वां पद क्या होगा। आपको इसका 22वां पद बताना है। तो देखो आपसे क्या पूछा गया, इसका 22वां पद पूछा गया बच्चों। कौन सा पद पूछा गया, 22वां। आपको देखो यहाँ से समांतर श्रेणी दे रहे, किसका मतलब आपको प्रथम पद ए का मान कितना आपके पास 7, डी का मान निकालोगे तो दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे, तो आपके पास कितना आ गया, माइनस के 3। जब 22वां पद निकालना तो आपको क्या लिखना है, एपी का एनवा पद, तो क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका मतलब आपको 22वां पद पूछा गया, कौन सा पद, 22वां। तो ये हमारा 22वां पद है। एन का मान देखो, ये जो होता है ना 22, ये नीचे लिखा है, ये एन का मान होता है। तो यहां से आप 22 हो गया, मतलब 22वां पद, ए का मान कितना है 7 प्लस 22 माइनस 1 गुणा में माइनस के 3। तो ये हो गया 7 प्लस 21 गुणा माइनस के 3, तो ये हो गया 7। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 21 को 3 से गुणा करोगे, 3 और 3 दूनी 6, 63, 21 ही 63। अब देखो प्लस के 7 और माइनस के 63, तो कितने बचेंगे, 3 घटाओ वैसे 60, और 60 में से अगर कितने जाएंगे 4, तो ये हो गया माइनस के 56। तो 22वां पद कितना होगा आपका, माइनस का 56। तो अगर आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, आप लिखोगे अतः एपी का 22वां पद माइनस 56 होगा। कोई दिक्कत आपको इसमें, तो एपी का 22वां पद क्या होगा आपके पास, माइनस के 56। माइनस के कितने होंगे, 56। कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी है, एक बार चेक भी कर लेते हैं। माइनस के 56 7 है, ए का मान माइनस है, और 22वां, सॉरी
ये 26वां पद हमने कितना कर दिया है, 22वां पद कर दिया है, तो यहाँ से आएगा 26, कितना आएगा 26, तो एक बार देख लो यहाँ जा भी, तो यहाँ आएगा 25, ठीक है। यहाँ पे मैंने 22 कर दिया, ये 22 नहीं है 26 है, ये कितना 26वां पद पूछा गया है, तो यहाँ से होगा 25 75, तो ये प्लस प्लस माइनस माइनस और 25 75, तो यहाँ से देखो 5 निकालो कितना, तो आपके पास आएगा -68, तो आपका 26वां पद क्या होगा बच्चों, -68। मैंने जल्दबाजी में देखा कि आप 26 में मैंने 22 लिख दिया, तो आप लिखोगे अतः एपी का 26वां पद -68 होगा, ठीक है। अब सही है, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं, एकदम सही उत्तर हमारा। देखो मैंने यहाँ 26 लिखा है और मैंने यहाँ क्या ले लिया था, 22 ले लिया था। तो इस तरह आपको क्या निकालना है, जब भी आपसे पूछा जाए, जब समांतर श्रेणी दे रखी है 22वां या कोई हजारों पद पूछे, तो इस तरह क्वेश्चन को करना है, आपका एक भी नंबर नहीं घटेगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अगला इसका दूसरा पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है बच्चों, तो साइन को तो साइन में रहने देना है, बाकी और भी कोई हमारे पास दो क्या दे रखा है, मान दे रखा है, उसको साइन में बदलना है जो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या दिया, 1/1 प्लस त्रिकोणमितीय अनुपात होता ना, उसको आपको साइन वालों को तो साइन रखना, बाकी जो त्रिकोणीय अनुपात है उसको साइन में बदल लेना है। तो आप जानते हो, चूंकि आप जानते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि एक सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस थीटा होता है। ये मैंने पहले दोनों लिख दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां से हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या रख सकते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोस थीटा। तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोस स्क्वायर थीटा। अगर सेक स्क्वायर थीटा तो आप उसको कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। देखो सेक स्क्वायर थीटा रहेगा तो किसके अनुपात में होगा, कोस स्क्वायर थीटा के। अब देखो ये कोस स्क्वायर थीटा उसके ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे में 1। अब 1 तो हो या मत हो, तो क्या होगा आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो याद रखना इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है बच्चों। तो इसका मान कितना आएगा, 1। तो हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, 1। इस तरह आपको हल करना है। जब भी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं तो उनको क्या करना है, आपको जो भी दे रखा है उसको साइन कोस में बदल लेना है। साइन कोस में बदलने के बाद आपके पास आंसर अपने आप ही आ जाएगी, आंसर आपको दिक्कत नहीं होगी निकालने में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात उसको साइन कोस में बदल लेना है। तो ये इसको बदला तो किस में बदल गया, कोस में। तो साइन स्क्वायर तो हमारे पास पहले था, तो ये बदल गया कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यही आपका उत्तर है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। फिर अगला करते हैं। चलो बच्चों अगला देखिए क्या लिखा है, 12 पाई घन सेंटीमीटर स्क्वायर आयतन वाले गोले की त्रिज्या इकाई में ज्ञात करनी है, मतलब इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, गोला दे रखा है। इस गोले की आपसे क्या पूछा गया है, त्रिज्या। ये वो का केंद्र हो गया गोले का, मतलब आपको त्रिज्या पूछी गई है, त्रिज्या बतानी है आपको कितनी है। तो आपको दे रखा है इसका गोले का आयतन दे रखा है, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या आपके पास आपको दे रखा 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन हमेशा किसमें होता है, क्यूब में। घन का मतलब होता है बच्चों क्यूब, जिसके ऊपर कितनी घात होती है, 3 होती है। अब आपको पता होना चाहिए गोले का आयतन होता क्या है। तो गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो ये भी आयतन दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 12 पाई। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, या बच 4/3 आर की क्यूब बराबर 12। देखो ये किस में है, भाग में, इधर जाएगा गुणा में, ये किस में, गुणा में, ये जाएगा भाग में। तो आर क्यूब बराबर हो गया 12 गुणा 3 बटे में 4। तो काटो इसको, कितने पर कटेगा, 4 3 12। तो आर की क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 हो गया 9, ठीक है। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, आर की क्यूब है तो इसको आप लिखो आर की क्यूब बराबर, इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो घात उधर जाएगी तो क्या होगी, आर बराबर 3 क्या हो जाएगा,
स्क्वायर और उसके ऊपर घात कितनी हो जाएगी 1/3। तो आप इसको लिख सकते हो 3 घात, जब घात को घात से गुणा करते हैं तो क्या होती है, घात को घात से तो वो गुणा करते हैं, घात के ऊपर घात होती है तो वो बच्चों क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है, तो ये होगी 2/3। आप इसको क्या लिख सकते हो 2/3। अगर घात के ऊपर घात लगी होती है तो वो क्या हो जाती है, गुणा होती है, क्या होती है, गुणा। तो ये यहाँ पे हमने गुणा कर दिया तो कितना आएगी, देखो 2 को 1/3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 2/3। तो इस तरह मैंने लिखा है, तो 3 की घात कितनी आ जाएगी 2/3। तो यही आपका आंसर है, तो यहाँ आप लिख सकते हो 3 की घात 2/3, ये आपका उत्तर होगा। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। बंटन 7 4 6 3 8 5 9 का माध्यक क्या, क्या लिखा, माध्यिका निकालना है। माध्यिका या माध्यक एक ही बात है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, इसको क्रम वाइज लिखना। पहले कौन आएगा 3, फिर कौन आएगा 4, 4 के बाद में कौन आएगा 5, 5 के बाद में देखो 6, 6 के बाद में 7, 7 के बाद में 8, 8 के बाद में 2। अब आपको देखना मध्य का पद कौन है, देखो 3 इधर छोड़ना, 3 इधर छोड़ना, तो मध्य में कौन आ रहा है 6। तो आप लिखोगे अतः माध्यिका कितना होगा आपका, माध्यिका तो आपका कितना होगा 6। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस इस तरह बताना है आपको, क्योंकि अवर्गी के अंतराल में हम डायरेक्ट ही बताते हैं। ये वाला हो गया। अब नीचे वाला क्वेश्चन देखो, यदि 5 7 9 अक्ष का समांतर माध्य 9 है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, आप लिख सकते हो, देखो सिग्मा एफ आई अक्स आई लिख सकते हो, और बटे में क्या होता है एन, ये भी एक समांतर माध्य का सूत्र होता है। तो यहां से आप लिख सकते हो माध्य आपके पास कितना है, माध्य मतलब अक्स बार लिख सकते हो आप। अब समांतर माध्य मतलब टोटल राशियों का योग, तो क्या होगा 7 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस अक्स। एन का मतलब टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो टोटल कितनी होगी 4। अब आपके माध्य का मान कितना 9, तो ये 7 और 5 कितना 12, या ऐसे जोड़ लो 7 और 5 12 हो गया, 12 और 9 कितना होता है, 12 9 कितना होता है 21 प्लस अक्स बटे में 4। तो यहां से देखो वजह गुण कर लो, ये इसके पास जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 9 गुणा 4 बराबर 21 प्लस अक्स। तो ये हो गया 9 चौक 36 बराबर 21 प्लस अक्स। 21 को इधर भेजो तो अक्स बराबर 36 माइनस 21, तो अक्स का मान कितना आएगा 6 में से 1 गया 5, 3 में से 2 गया 1, तो अक्स का मान कितना आ गया 15। तो आपका माध्य का मान कितना रहेगा बच्चों 15। तो कोई दिक्कत है आपको, तो माध्य का मान कितना आएगा आपके पास टोटल 15 आएगा। इस तरह आपको निकालना। समांतर माध्य के बहुत से सूत्र होते हैं, जिसे प्रत्यक्ष विधि भी बोलते हैं, एक तरह की समांतर माध्य के 3 4 सूत्र होते हैं, तो इस तरह आप लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसे भी आप जानो तो आप लिखते हो ना राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि छठी क्लास में हम इस तरह पढ़ते हैं राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। त्रिज्या आर वाले एक वर्त के त्रिज्याखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे आप देखिए बच्चों, ये एक वर्त है हमारे पास, ठीक है, ये वर्त का केंद्र। अब त्रिज्याओं के जो बीच का जो भाग होता है त्रिज्याखंड, दो त्रिज्याओं के बीच का भाग होता है वो त्रिज्याखंड कहलाता है बच्चों। जैसे ये ओ ए बी, ये होता है त्रिज्याखंड। अब यहां से लेके यहां तक की दूरी होती है वो कहलाती है बच्चों चाप कहलाती है। क्या कहलाती है चाप। तो आपसे पूछा गया चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई, तो बच्चों चाप की लंबाई क्या होती है, क्योंकि देखो ये पूरा वर्त है, तो वर्त होती है इसका मतलब ये क्या आएगी 2 पाई आर। अब थीटा तो कितना आ जाएगा थीटा, और इस राउंड का पूरा कोण कितना होता है बच्चों 360 डिग्री। तो आपके पास जो चाप की लंबाई आएगी वो कितना आएगी पाई आर 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। ये तो होती है चाप की लंबाई। बाकी पूछा एक पास्य को एक बार फेंका जाता है तो पास्य पर सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पास्य पर लिखोगे पास्य पर प्राप्त घटना। तो पास्य पर कितनी घटना प्राप्त होती है 1 2 3 4 5 और 6, 6 घटनाएं होती है। अब इसने पूछा सम संख्याएं, यहां लिखोगे सम संख्याएं। तो सम संख्या क्या होती है बच्चों जिसमें 2 का भाग जाता पूरा पूरा, जैसे 2 4 और 6, तो टोटल कितनी होगी 3। तो यहां से सम संख्या की प्रायिकता पूछिए तो आप लिखोगे सम संख्या, सम संख्याएं आने की प्रायिकता। तो यहां से क्या होता है प्रायिकता, तो यहां से आएगी अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम।
तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? सम संख्या आने का 3, कितना हो गया यहाँ से 3, और टोटल कितने हैं 6, तो ये आएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना होगा 1/2। तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी बच्चों? 1/2। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी को मैथ अध्ययन सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।